गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सीटेट एस्पिरेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर सब पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स के 30 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में सीधे फंसने वाले क्वेश्चंस में से एक है। धैर्य बनाकर इन 30 क्वेश्चंस को सुनिएगा और इनका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। पूछ रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम में सबसे कम संभावना किसकी है कि उसका प्रभाव पड़े। जब बच्चों को गणित सिखाई जाती है तो किस बात की संभावना है कि सबसे कम उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। मूल्यांकन तब होगा ना जब मूल्यांकन से न्यूनतम स्तर की जानकारी नहीं होती, मूल्यांकन सदैव उच्चतम स्तर पर होता है। दूसरा ऑप्शन देखें, छात्रों को गलत उत्तर के पूरे हल देना। छात्रों को अगर हम पूरे गलत उत्तरों का हल दे देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे का विकास नहीं होगा, बच्चा कुछ समझेगा नहीं, बच्चा जानेगा नहीं किसी चीज़ के बारे में, बस वो रट लेगा। तो इससे क्या होता है कि अधिगम न्यूनतम स्तर पर होता है। जहाँ रटने की प्रक्रिया आ जाए वहाँ क्या होता है कि न्यूनतम स्तर पर माना जाता है किसको, अधिगम को। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है इसका। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी नहीं, ये भी उच्च लेवल की बात है, हाईएस्ट लेवल की बात है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन भी अच्छे स्तर की बात मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। मैंने आपको वैन हील के मानस चिंतन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था एक दिन सही से कम 5 से 7 मिनट। इस बारे में मैंने पूरी डिस्कशन किया था। जो जो जितने भी इनके स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं, उनके बारे में एक एक चीज़ आपको पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। तो आज भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, जिससे आपका रिवाइज हो जाए, क्विक रिवीजन। तो इसमें क्या है, जो इसका है लेवल 2, सही यही है कि लेवल 2 में ही पता चलता है बच्चों को एक दूसरे की रिलेशनशिप के बारे में। जैसे उसे पता चला एक जो वर्ग है वो समचतुर्भुज है और आयत है, उसे ये भी पता चलेगा कि आयत और समांतर चतुर्भुज होता बराबर होते हैं। मतलब बराबर क्या, जो आयत है उसमें समांतर चतुर्भुज के सारे लक्षण हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो ये लेवल 2 है कि उसे मतलब अंतः संबंध दिखने लगते हैं, बच्चों को इंटरकनेक्शन बहुत सही से समझ में आते हैं इस लेवल पे। दूसरा है लेवल 3 डिडक्शन। डिडक्शन लेवल कब आता है, जब बच्चा चीज़ों को क्या करने लगता है, विभाजन करने लगता है, अलग अलग करके बता देता है, तोड़ तोड़ के कि ये चीज़ ये है, और इसका सही से मतलब एक्सप्लेन कर दे कि ये है ना। और जो अगला इसका ऑप्शन है लेवल 0 रिकग्निशन। रिकग्निशन में क्या होता है, बच्चा पहचानने लगता है। ये पहला लेवल होता है किसका, वैन हेल का। आगे देखें, अगला अगला ऑप्शन है लेवल फर्स्ट एनालिसिस। जब बच्चा क्या करने लगता है, चीज़ों को देखने लगता है और समझने लगता है, विश्लेषण करने लगता है उनके बारे में, तो उसे लेवल फर्स्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। वैन हेल को सही से देखना है, अगर सही से पढ़ना है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ पे यही शायद इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था और वहाँ पे मैंने सही से कराया था बिल्कुल वैन हेल के बारे में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। कह रहा है कि 5 कोई क्रमागत संख्याएं हैं। माना हमने पहली क्रमागत 5 क्रमागत संख्याओं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है, चौथी संख्या क्या है, x+3 है, पांचवी संख्या क्या है, x+4 है। तो अब हम जोड़ते हैं और ये बराबर किसके हैं, 20 के बराबर हैं। आगे देखते हैं, तो अगला ये मतलब अब इनको जोड़ के देखें तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5x है, 5x प्लस 2 1 3 3 3 6 4 10, 10 ये हो गए 10 बराबर 20 के। ये वाला 20 अलग है, इसको उधर रहने दीजिएगा। अब देखते हैं, अगर 10 में 20 में 10 जाएंगे तो कितना आएगा, 10, और 5x से अगर
5 से 10 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 2। तो x बराबर कितना आएगा 2। x बराबर अगर 2 आया तो अब बताइए कि पहली संख्या क्या होगी 2, दूसरी संख्या x+1 थी तो 3, तीसरी संख्या क्या होगी 4 क्योंकि x+2 थी, चौथी संख्या 5, पांचवी संख्या 6। अब क्या कह रहा है इनकी 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इन 3 क्रमागत संख्याओं का योग शुरुआत की इनका बताना है योग। तो 3 2 5 4 9, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी में 40 मिनट देर से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है ये बताना है। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची तो मतलब 8:15 पे पहुंच गई है अस्मिता जी। अब इनका जो सहयोगी है वो इनसे कितनी देर में पहुंचा? वो आधा घंटे लेट पहुंचता है, तो मतलब वो पहुंचता है 8:45 पर। कह रहे हैं कि जो कि गोष्ठी में 40 मिनट, ये 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो इसमें से 40 मिनट अगर घटा दें तो हमें गोष्ठी का टाइम मिल जाएगा। अब 40 मिनट घटा देंगे तो 40 मिनट घटाए तो 8:05 पर ये गोष्ठी का समय था, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही। अब यहाँ से पूछ लेता कि अस्मिता कितनी दूर है, थोड़ा और भी बढ़ा सकता था कि अस्मिता कितना लेट आई, तो अस्मिता कितना लेट आई ये भी हम यहाँ से आसानी से बता सकते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ के। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर के 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 हो, ये पूछ रहा है। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा कि किस तरह से इनको व्यवस्थित कर सकता है। तो एक तरीका ये है कि इसके फैक्टर निकाल लें। 48 इंटू 1, 24 इंटू 2, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका देखिए 16 तिया 48 होता है, 3 16 तिया 48 और 12 चौके 48 होता है, तो चौथा तरीका ये 8 छंगे 48 इसके बाद आ सकता है। अब अगर देखें तो छठे 48, तो फिर रिपीट करने लगा ना। अब रिपीट करने लगा तो नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये 5 तरीकों से इसको क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब कक्षा 2 का कोई शिक्षक है, कक्षा 2 में सिखा रहा है, मतलब कोई विद्यार्थी कक्षा 2 का, उसे शिक्षक क्या सिखा रहा है? जोड़ सिखा रहा है। तो इसके लिए कौन सी युक्ति सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगी ये बताना है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग ना करा जाए, ऐसा नहीं कर सकते कि प्रयोग ना करें शाब्दिक प्रश्नों का, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा देखिए शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन तभी करेंगे जब पढ़ाएंगे, बिना पढ़ाए मूल्यांकन हम उस चीज़ का कैसे कर लेंगे। तीसरा देखते हैं योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना ये चाहिए। ये बात सही है कि योग को जो है जोड़ अगर बच्चे को सिखाना है तो उसे शब्दों में उसे सिखाना चाहिए कि आज बेटा तुम क्या लाए टिफिन में, 2 रोटी लाए, तुम्हारा पड़ोसी अंशु कितनी लाया। तो ये इससे क्या होगा कि वो दोनों जोड़ सीख जाएंगे। इससे उन दोनों में होगा कि मैं 2 लाया वो 1 लाया, कुल कितनी हुई। तो आप धीरे धीरे उनको सिखा रहे हैं। इससे क्या होता है लाइफ रिलेटेड चीज़ें भी होंगी और शब्दों से जल्दी बच्चे सीखते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गणित में त्रुटियों के महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन कैसा है? क्या सही है कि गलत है ये बताना है। गलत, क्योंकि
गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। ऐसा नहीं कि गणित में त्रुटियों का कोई नहीं स्थान, गणित में तो त्रुटियों का पूरा स्थान है। अगर ये कहें कि मैथ इज टोटली डिपेंड ऑन खिचमिचाहट ना, ये मेरा अपना स्टेटमेंट है, बट बहुत अच्छी बात है कि अगर हम गणित को सीखना चाहते हैं तो उसे जितना ज़्यादा रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा पेन रगड़ेंगे, उतनी ज़्यादा मैथ हमें आएगी। दूसरा देखते हैं, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, ये बात भी गलत है। सही क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, ये बात सही है कि बच्चा, इससे पता चलता है कि बच्चा किस फ्लुएंसी के साथ मैथ को सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही क्योंकि विद्यार्थी फीडबैक की कोई बात ही नहीं। देखिए, मैथ हो या ज़िंदगी, सब जगह गलतियां करना ज़रूरी है। आप गलतियों से जितना अच्छा सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते हैं। वो कोई विद्यालय या कोई भी पुस्तक आपको उतना अच्छा नहीं सिखा सकती है जितना आपको आपकी गलती सिखा सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की माप या क्षेत्रफलों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें बताना है कि मान लो दो कोई स्ट्रक्चर है, वो क्या है, दो विमीय हैं, 2D है ना, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इनको तुलना करनी है कि इनका क्या क्षेत्रफल कितना है, परिमाप कितना है, आपस में इनकी तुलना करनी है। तो उसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो क्या होगी, अप्रमाणिक इकाइयों का उपयोग। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे अप्रमाणिक इकाइयों से हम किसी का परिमाप या क्षेत्रफल को नहीं नाप सकते, नहीं जान सकते हैं। दूसरा, आकलन करके भी हम किसी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तीसरा, प्रेक्षण द्वारा भी नहीं बता सकते कि प्रक्षेपित कर दिया किसी वस्तु को एक दूसरे में, तो कैसे बता पाएंगे ना, तो एक तो दबी जाएगी। अब तीसरा देखते हैं अध्यारोपण क्या है कि मतलब एक दूसरे से मिला के समानांतर एक दूसरे की हर प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है। तो मतलब उससे क्या होगा कि पता चल पाएगा बच्चे को कि अध्यारोपण के द्वारा कि क्या है एग्जैक्ट, दोनों में फ़र्क क्या है, ये आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। आगे मुड़ के देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गणित संचारण होता है, संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। दूसरा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। चौथा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता। गणित संचारण मतलब गणित को जो फैलाव, जो गणित को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ये बात सही। गणित तभी आप आगे बढ़ा सकते हैं जब उसके विचारों को, जब उसके कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सके, ऑब्जर्व कर सके और उनको एक ढंग से प्रस्तुत कर सके, संगठित करके रख सके। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री और आप पढ़ा दे रहे हैं वहाँ पे ज्योमेट्री, वहाँ पे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बताए दे रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इससे। तो ये पहला ऑप्शन सही। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। समस्याओं को तो सुलझाना सबको आता है, पर क्या उससे कोई पढ़ा सकता है चीज़ें? नहीं पढ़ा सकता। गणित की कक्षा में बोलने की क्षमता ऐसा नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है। ज्यामिति की समझ, देखिए ये क्वेश्चन आपके अपर प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब सेकंड पेपर देने जाएंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत शायद आपको देखने के मिलेंगे कि जो ज्यामिति से आए हों, जो आपकी जियोमेट्री से पूछे जाते हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरह का वहाँ पे पेडागॉजी बनता है, उसमें घबराने कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती, बस एक एक कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ा जाए। और अगर आपको भाषा, मान लीजिए हिंदी थोड़ी टफ लग रही तो आप यकीन मानिए इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में भाषा पढ़ेंगे उस क्वेश्चन की, तो बहुत ही आसान लगेगी आपको, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से लोग ट्रांसलेट करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत कठिन कठिन शब्द जो है हिंदी के दे देते हैं, और इंग्लिश में वही शब्द बहुत, मतलब कहें तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा होता है वहाँ पे। अब इसका देखते हैं, पहला ऑप्शन है मानसिक चित्रण। पहले बच्चा क्या करेगा, कोई चीज़ है उसको अपने मानस पटल पर उसका चित्र बनाएगा। फिर औपचारिक निगमन, फिर उसके बारे में उसे औपचारिक बताएं कि मतलब ये देखिए ये कोई 4 भुजा वाला चित्र है, ऐसे बताएं ना। फिर उसका सही से विश्लेषण कि बेटा ये एक आयत है।
फिर अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन का मतलब फिर इसके क्षेत्रफल, इसके परिमाप के बारे में और इसके विकर्णों के बारे में हम बताएं तो वो आसानी से सीखेगा। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है मानसिक चित्रण विश्लेषण। अगर पहले ही विश्लेषण कर देंगे और फिर अनौपचारिक निगमन करेंगे फिर औपचारिक निगमन करेंगे तो ये बात गलत है। पहले विश्लेषण है, पहले अनौपचारिकता, पहले औपचारिक चीज़ें उसको बताई जाए, अनौपचारिक नहीं, पहले औपचारिक चीज़ें बताई जाए कि बेटा ये 4 भुजाओं वाला कोई चीज़ है ना, ऐसे बताया जाए उसको। इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सीखता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला तीसरा ऑप्शन देखते हैं औपचारिक निगमन। तो ये भी बात गलत है, मैंने पहले बताया, ये सही सीक्वेंस में है तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यह भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। 1800 सही से लिखा नहीं है, 18 अलग लिख गया है और 100 अलग लिख गया है। तो 1800 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, मान लीजिए ये कोई 2 नगर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है ये 1800 किलोमीटर है तो इसका क्या करें, आधा सेंटीमीटर जो था वो किसके बराबर था, 200 किलोमीटर के। तो अब इसको अगर हम इससे गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगी कि ये कुल दूरी कितनी है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 2 नहीं है 18, तो 9/2 बचा। 9/2 सेंटीमीटर मानचित्र पर इनकी दूरी होगी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। शतांश मतलब सवांश, किसी चीज़ का सवांश, सवांश वो होता है शतांश ना। तो ये बात सही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। 1 ml 1 लीटर का शतांश है। ये बात गलत है क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1000 ml होंगे तो यह शतांश नहीं होगा। 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये बात भी सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो इसका जो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि कौन सा सही नहीं है पूछा है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका शतांश नहीं है, 1 ml 1 लीटर का शतांश नहीं है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंक गणित की मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं। अंक गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं, जोड़ गुणा, सॉरी सीक्वेंस में देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो पढ़ते हैं बचपन से, जोड़ घटाना गुणा भाग यही तो पढ़ते हैं। तो अब ये यहाँ पे देखिए ऑप्शंस के थ्रू, योग भाग परिमाप क्षेत्रफल ये गलत है। परिकलन संगणना ये सब चीज़ें तो बहुत बात की चीज़ें, ये शुरुआती चीज़ नहीं, मूलभूत चीज़ नहीं। योग गुणा भिन्न दशमलव में बदलना ये भी नहीं। इसका चौथा ऑप्शन सही, योग व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार जो है आप अगर इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। हो सकता है आपको व्यवकलन वहाँ ना समझ में आए, और वो पेपर वाला थोड़ा ना थोड़ा तो मतलब खुचड़ा ही करेगा आपके साथ, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि पेपर बनाया गया है। अब इसका चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। योग, कोई संख्या है मान लीजिए, उसको क्या करना है, उसको संख्या को दशमलव में निरूपित करना है, तो उसके बारे में मान लीजिए 1/2 है, इसको संख्या में निरूपित करना है तो कैसे हम बताएंगे कि ये निरूपण दशमलव में कैसे करेंगे। तो इसको स्थानीय मान के थ्रू, अगर हमें स्थानीय मान पता हो, हर चीज़ का इनका स्थानीय मान पता हो तो आसानी से हम इसको दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। स्वामी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ कितना था ये बताना है। मान लीजिए कोई स्वामी है, उनने क्या किया, 2709 किलोग्राम जो है 27 रुपये में खरीद ली मछली,
तो 27 नवैया कुल कितने रुपए की खरीदी ये निकाल है ना। 27 नवैया 243 4, अब 2 हाथ लगा 2, और 27 सत्ता 189, 189 2, 191 1 हाथ लगा 19, 27 दूना 54 54 19 73। तो 73,143 की इनने खरीदी थी। 73,143 की जब खरीदी, और अब देखें कि ये 2709 किलो को जब हम सुखाएंगे तो ये कितना सूख कर रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। 1/3 मतलब नत्रुक के 27 और 3 तरफ के 9, तो 903 kg कुल बचेगा। अब ये 903 kg कुल बचा, मान लीजिए आप 903 kg कुल बचा, और 903 kg को हम कितने में बेच रहे हैं, 903 किलोग्राम को हम बेचेंगे 97 रुपया, 97.5 रुपये के हिसाब से। और 97.5 के हिसाब से बेचेंगे तो 5 या 15 15 45, क्योंकि दूसरे पेज में मैं कर देता हूँ, इसमें आएगा नहीं। दूसरे पेज में करता हूँ, अगला पेज लेके अगला पेज देखते हैं, है अगले पेज में करते हैं। तो इस 903 को जो है कितने में बेचा जा रहा है, 97 रुपये और 5 पैसे 50 पैसे में। तो अब इसका करते हैं 5 या 15 15 45, 17 के 21, 7 9 63, 2 उनत्रुक 27, 9 9 81, इनको जोड़ते हैं 5 2 5 2 7 14, 0 8 6 1 7 1 8, तो ये कुल 88,042.5 रुपये की बिकी। कितने की बिकी, तो ये आप आया 88,042 रुपये और 50 पैसे की बिकी है। तो कुल लाभ कमाना है तो हम इसका क्रय मूल्य घटा दें। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है, लाभ। अब ये विक्रय मूल्य था, अब इसमें क्रय मूल्य घटा देते हैं। क्रय मूल्य कितना निकला था, 73,143 रुपये। इसमें घटा देते हैं, 12 में 9, अब 13 में 4 गए तो 9, यहाँ से 9 एक उधार लिया था तो 10 हुए थे, मगर 9 बचे, 9 में 1 गया तो 8। अब यहाँ कितने बचे, 7 4 14,899.5। तो ये ऑप्शन में जहाँ दिखे वही सही है, पहला ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा है, 14,899.5, पहला ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन सही है। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सीटेट परीक्षा के लिए मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ये यही डिजिट होंगी, डिजिट हो सकता है चेंज हो, मगर जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, जो क्वेश्चन होगा वो इसी स्टैंडर्ड में आएगा। तो बिल्कुल परेशान ना होइए और जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द टीचर साहब। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि आपके जो सहपाठी हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी मदद मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।